जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3307 से 3309। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये जिवेन ने भारी प्रहारों की एक श्रृंखला शुरू की। कॉस्मिक क्रिएशन पाम्स को थप्पड़ मारा जैसे कि वे स्वतंत्र थे। प्रत्येक हथेली ये शिवेन की ताकत को काफी बढ़ा सकती है। ये जिवेन की ताकत पहले से ही इलेक्ट्रिक लॉर्ड्स से ऊपर थी और कॉस्मिक क्रिएशन पाम्स के समर्थन के साथ जुड़ी हुई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रिक लॉर्ड की साधना कितनी गहरी थी, वह अंततः भारी प्रहारों की इस श्रृंखला का सामना नहीं कर सका। उसने मुंह से खून उगल दिया और उसके शरीर के परखच्चे उड़ गए जैसे कि उसे कोई भारी झटका लगा हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये शिवेन के पास अब ज्यादा धैर्य नहीं था। अभी अभी अचानक उसका दिल धड़कने लगा और उसके सिर पर संकट का भाव छा गया। यह एक ऐसा एहसास था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनकी साधना के स्तर पर अच्छे भाग्य का मार्ग, जिसे खतरों से भरा माना जाता था, भी उनके लिए उतना खतरनाक नहीं था। यदि उसे सौभाग्य की एक और आंधी का सामना करना पड़े, तो वह उसका सामना करने के लिए अपने भौतिक शरीर की ताकत पर भरोसा कर सकता था। ये अहंकार नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। वह पहले से ही स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र के असीम करीब था। स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में सृजन के पथ के खतरे शायद ही उन्हें प्रभावित कर सकते थे, अन्यथा वे अफवाह में फंस गए। स्वर्गीय आदरणीय लोग सृजन के पथ पर फंस नहीं जाते, वे सृजन के पथ पर पहले ही नष्ट हो चुके होंगे। एक सम्राट भगवान ने नियमों को पूरी तरह से समझ लिया था, इसलिए एक स्वर्गीय आदरणीय पहले से ही नियमों को बदल सकता था। इतनी महान हस्ती, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी का आशीर्वाद प्राप्त था, इतनी आसानी से कैसे मर सकती है? पेन तियानजुन को अनगिनत वर्षों से सील कर दिया गया था, लेकिन क्या उसने अभी भी बड़ी विपत्ति से बचने और अपने असली शरीर का पुनर्निर्माण करने के लिए अपनी आखिरी सांस पर भरोसा नहीं किया था? इस पल में आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसका दिल अचानक क्यों धड़क रहा था। ऐसा कहा गया था कि अतीत में स्वर्गीय आदरणीय लोग थे जो सृजन के पथ पर फंस गए थे, लेकिन सृजन के पथ में प्रवेश करने के बाद से उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा था। क्या ये अपने आप में अजीब नहीं था? हालांकि सृजन का मार्ग विशाल था और ऐसे कई स्थान थे जहां वह नहीं गया था, जिसमें वह प्राचीन मार्ग भी शामिल था जहां से वह आया था, फिर भी उसे वह नहीं मिला था। हालांकि विभिन्न सम्राटों की क्षमताओं के बावजूद उन्हें अभी भी एक जीवित दिव्य आदरणीय नहीं मिला था। ये अपने आप में बेहद अजीब था। गिरे हुए स्वर्गीय आदरणीय की कब्र के अलावा उन्हें स्वर्गीय आदरणीय से संबंधित कुछ भी नहीं मिला था। अगर इस दुनिया में कोई ऐसी चीज थी जो उसे खतरा पैदा कर सकती थी, तो वह केवल एक स्वर्गीय आदरणीय ही थी। ये सोचकर उसका इलेक्ट्रिक लॉर्ड को परेशान करने का मूड नहीं था। उसकी इतनी अकथनीय धड़कनें नहीं हो सकती, इसलिए बड़ा खतरा होना चाहिए। तभी तो उसने इतना बड़ा झटका दिया था, अन्यथा केवल अपनी ताकत से उसे विश्वास था कि वह बिजली भगवान को दबा सकता है। हालांकि इसमें उसे बहुत समय लगेगा। संप्रभु सम्राटों के बीच हजारों वर्षों तक लड़ाई होना सामान्य बात थी। उसके पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं था। इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी कि बाहर अभी भी स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव सम्राट था, जो जानता था कि वह कब स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में प्रवेश करेगा। ये सबसे परेशानी वाला मुद्दा था। यदि वह सृष्टि के देवता की राजधानी में नहीं छिपा होता, तो उसने तुरंत उसे मार डाला होता। यदि वह दैवीय राजधानी में छिपने में सफल नहीं हुआ होता, तो उसके पास उसका कुछ होता। अंत में जियोचेन ने स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए उसके लिए निडर होना असंभव था। यदि वह पहले ही स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, तो उसके जैसे शीर्षस्थ सम्राट को मारने से कुछ झटका लग सकता था। हालांकि इस वजह से उसके लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कौन करेगा? यहाँ तक कि युद्ध सम्राट भी अपनी पलकों को फड़कने से नहीं रोक सका। ये सिर्फ यूनिवर्स क्रिएशन पाम की शक्ति के कारण नहीं था। उसके जैसे चरम अर्थ सम्राट को मारने से निश्चित रूप से कुछ झटका लगेगा। लेकिन कौन उसके लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेगा?
यहाँ तक कि युद्ध सम्राट भी अपनी पलकों को फड़कने से नहीं रोक सका। ये सिर्फ यूनिवर्स क्रिएशन पाम की शक्ति के कारण नहीं था। उन्होंने एक बार फेट हेवनली मोनार्क का अनुसरण किया था और स्वाभाविक रूप से यूनिवर्स क्रिएशन पाम को देखा था। ये ज़िवेन की वर्तमान मार्शल शक्ति के साथ ये गुड फॉर्चून हेवनली लॉर्ड की तुलना में कुछ भी नहीं थी। हालांकि वह ये भी स्पष्ट थे कि गुड फॉर्चून यूनिवर्स पाम एक मार्शल आर्ट है जिसका उपयोग करने के लिए एक स्वर्गीय मास्टर को भी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी होगी। अकेला छोड़ देना एक सम्राट राजा, हर बार जब इसका उपयोग किया जाता था तो इसमें निश्चित रूप से बहुत सारे संसाधन खर्च होते थे। ये ज़िवेन पागलपन से इसका इस तरह इस्तेमाल कर रही थी। यह अज्ञात था कि इसका उपयोग करने में सक्षम होने के लिए उसे कितने संसाधनों का उपभोग करना होगा। क्या वह सचमुच इलेक्ट्रिक लॉर्ड को यहाँ रखना चाहता है? युद्ध सम्राट के मन में ऐसा भयानक विचार आया। यहाँ तक कि जब ये ज़िवेन कहीं से प्रकट हुए और युद्ध सम्राट के साथ समान रूप से लड़े, तो उनके मन में कभी भी ऐसा पागलपन भरा विचार नहीं आया था। वह एक सम्राट भगवान से कहीं ऊपर एक आधा कदम स्वर्गीय आदरणीय था। वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? उनके पास स्वयं अनगिनत जीवन रक्षक विधियां थीं, इलेक्ट्रिक लॉर्ड का तो जिक्र ही नहीं। हालांकि अब ये ज़िवेन के रवैये को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका इरादा वास्तव में इलेक्ट्रिक लॉर्ड को मारने का था। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह पागल नहीं था। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था कि वह इस स्तर की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। अधिक से अधिक वह केवल दूसरों पर नजर रख सकता था। यदि इलेक्ट्रिक लॉर्ड उस समय बच जाता तो वह उसे रोकने में सक्षम हो सकता था। चूंकि उसने पहले ही इलेक्ट्रिक लॉर्ड को नाराज कर दिया था, इसलिए वह उसे मरने भी दे सकता था। वह इलेक्ट्रिक लॉर्ड की ताकत और प्रभाव से डरता था, लेकिन मारने के दृढ़ संकल्प में उसकी कमी नहीं थी। बिजली भगवान को उड़ते हुए भेजा गया था और वह अपने दिल में बेहद भावुक भी थे। ये व्यक्ति तो बस पागल हो रहा था। यूनिवर्स क्रिएशन पाम का इतने पागलपन से उपयोग करने के लिए वह कोई कीमत कैसे नहीं चुका सकता था। उसे मारने के लिए इस शख्स ने वाकई किसी भी चीज की परवाह नहीं की। ये सोचकर उसकी हड्डियों में छिपा क्रूर स्वभाव ये ज़िवेन द्वारा जागृत हो गया। उनका जन्म एक विदेशी प्राणी के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने दांव को तोड़ दिया और थंडर फॉर्मूला को फिर से विकसित किया। अपने पिछले जीवन के संचय पर भरोसा करते हुए वह छलांग और सीमा से आगे बढ़े और शिखर सम्राट लॉर्ड्स की श्रेणी में प्रवेश किया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दांव प्राप्त कर लिया था और पहले से अलग था। हालांकि उसकी हड्डियों में विदेशी प्राणियों का क्रूर स्वभाव एक ही बार में जागृत हो गया था। वह वास्तव में ये ज़िवेन से आमने सामने लड़ना चाहता था। उसका क्रूर स्वभाव सचमुच उसके सिर पर चढ़ गया था। आकाशीय दंड की आंख उसके शरीर से उड़ गई और अंतहीन वज्र में बदल गई। उनमें से प्रत्येक आसानी से एक दुनिया को चकनाचूर कर सकता था और उन सभी ने ये ज़िवेन की ओर थप्पड़ मारा। तुम सब मौत को दावत दे रहे हो, जिद्दी, ये ज़िवेन ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि उसने लड़ाई को जल्दी खत्म करने और इलेक्ट्रिक लॉर्ड को जल्द से जल्द मारने का फैसला किया था, इसलिए वह बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। एक और यूनिवर्स क्रिएशन पाम को थप्पड़ मारा गया और वज्र ऊर्जा को मौके पर ही टुकड़ों में तोड़ दिया गया। फिर वह सीधे गिरा और इलेक्ट्रिक लॉर्ड की ओर टकराया। एक और थंडर पूल इलेक्ट्रिक लॉर्ड के सिर के ऊपर से उड़ गया। ये भी एक अत्यंत प्रभावशाली दाव उपकरण था। आई ऑफ स्काई पनिशमेंट को इसके भीतर पोषित किया गया था और वज्र की शक्ति ने ये सुनिश्चित किया कि आई ऑफ स्काई पनिशमेंट की आध्यात्मिकता नष्ट नहीं होगी। अन्यथा, यद्यपि आकाश दंड की आंख शक्तिशाली थी, ये वास्तव में अदृश्य और छायाहीन थी। इसका कोई भौतिक शरीर नहीं था और इसे बिल्कुल भी संरक्षित नहीं किया जा सका। ये थंडर पूल ही उसका जन्मजात दाव उपकरण था। यही कारण है कि वह इसका इस तरह उपयोग कर सका। हालांकि यह अभी भी बेकार था। यूनिवर्स क्रिएशन पाम के सामने उसका थंडर पूल उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सका। हालांकि थंडर पूल ने ताड़ की अधिकांश शक्ति को अवरुद्ध कर दिया। ताड़ की शक्ति का शेष भाग सीधे उसके शरीर में चला गया। थंडर पूल के माध्यम से वह बच नहीं सकता था या छिप नहीं सकता था।
अगर वह पहले घायल नहीं हुए होते तो अच्छा होता। हालांकि वह पहले से ही घायल था और इस हमले ने उसकी चोटों को और बढ़ा दिया। पफ, उसने फिर से मुंह से खून उगला और केवल यह महसूस किया कि दुनिया घूम रही थी। और इस समय ये ज़िवेन के हमले की अगली लहर पहले ही आ चुकी थी। उसने अपनी हथेली पलटी और उस पर मार्शल सम्राट सील पहले ही प्रकट हो चुकी थी। फिर जैसे ही उसकी हथेली पलटी, वह बेरहमी से गिर गई। टकराना। प्रलयनकारी सील ने सीधे इलेक्ट्रिक लॉर्ड के शरीर पर बमबारी की। इलेक्ट्रिक लॉर्ड का शरीर तुरंत बिजली की तीव्रता से चमक उठा। ये ज़िवेन के हमले से उसके शरीर की जादुई शक्ति फूट पड़ी थी और वह बिजली में बदल गया था। विद्युत भगवान का भौतिक शरीर ऐसा महसूस हुआ मानो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ढहने वाला हो। यह एक भयावह शक्ति द्वारा कहर बरपाने का एहसास था। ये ज़िवेन की शक्ति बहुत मजबूत थी और यूनिवर्स क्रिएशन पाम के समर्थन से ये वास्तव में बेहद भयानक था। वह भी अपने क्रूर स्वभाव को उत्तेजित करना चाहता था, ज़िवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करे। हालांकि ये ज़िवेन के सामने जो पूरी तरह से भड़क चुका था, ये बिल्कुल भी कुछ नहीं था। वह बिल्कुल भी विरोध या संघर्ष नहीं कर सका और एक पल के प्रयास में ही उसे फिर से दबा दिया गया। गर्जन। विद्युत भगवान और भी अधिक क्रूर हो गए। वह लगातार दहाड़ता रहा और उसके शरीर से भयानक जादुई शक्ति की लहरें फूटने लगी। उसके शरीर का एक हिस्सा पहले से ही अपना मूल रूप प्रकट कर चुका था और यह किसी प्रकार के क्रूर जानवर जैसा लग रहा था। यह इलेक्ट्रिक लॉर्ड के मुख्य शरीर का रूप था। उनके जैसे महाशक्तिशाली व्यक्ति के लिए जिसने साधना में सफलता हासिल की थी, उसने आमतौर पर अपना मानवीय स्वरूप बनाए रखा। उसके लिए उसके मुख्य शरीर की युद्ध शक्ति अब बहुत अधिक नहीं बढ़ सकती थी। इस स्तर पर संप्रभु सम्राटों के बीच लड़ाई जादुई क्षमताओं और महान दाव की समझ पर निर्भर थी। मुख्य निकाय के स्वरूप से कोई लाभ नहीं हुआ। इस स्तर तक विकसित होने में सक्षम होने के लिए भले ही किसी के पास नश्वर शरीर हो, फिर भी उसके पास अकल्पनीय शक्ति होगी। उनमें कोई अंतर नहीं था। और इलेक्ट्रिक लॉर्ड, जिसने अपना मुख्य शरीर प्रकट किया था, का लगभग मतलब था कि उसे एक कोने में मजबूर कर दिया गया था और उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए तो वह ऐसा था। ये ज़िवेन की दोहरी पुतलियां अचानक खुल गईं। वह जानता था कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ गया है और इलेक्ट्रिक लॉर्ड को मारने का समय आ गया है। जहां तक केवल इलेक्ट्रिक लॉर्ड को खदेड़ने की बात है, उसने ऐसा करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। उसके जैसी भावी मुसीबत को जीवित छोड़ने के परिणाम बिल्कुल अकल्पनीय कहे जा सकते हैं। भले ही इलेक्ट्रिक लॉर्ड को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, उसे केवल 4 प्रांतों की भूमि में भागना था जब वह आसपास नहीं था और नरसंहार शुरू करना था। इसका परिणाम वह सहन नहीं कर सका। चूंकि वह पहले ही इलेक्ट्रिक लॉर्ड को इस हद तक नाराज कर चुका था, इसलिए केवल एक ही रास्ता था और वह था इलेक्ट्रिक लॉर्ड को पूरी तरह से मार देना। तुम मुझे मारना चाहते हो? इलेक्ट्रिक लॉर्ड ने देखा कि ये ज़िवेन की हत्या का इरादा कम नहीं हुआ और तुरंत ये ज़िवेन की योजना को समझ गया। वह तुरंत गुस्से में आ गया। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें मार दूं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए? ये ज़िवेन दिल से हंसे। उन्होंने इलेक्ट्रिक लॉर्ड की बातों को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और इलेक्ट्रिक लॉर्ड का पीछा किया। भयानक शक्ति की लहरों ने उसके चारों ओर कहर बरपाया और उसके हाथ में मौजूद स्काई फ्लिपिंग सील एक बार फिर गिर गई। बूम! इलेक्ट्रिक लॉर्ड पर एक बार फिर बमबारी हुई। यह ऐसा था मानो 2 दुनियाएं आपस में टकरा गई हो और बढ़ती लहरों ने युद्ध सम्राट और अन्य लोगों को ऐसा महसूस कराया मानो दुनिया का अंत आ गया हो। टकराना, टकराना, टकराना। ये ज़िवेन के हमले लगातार गिरे और सभी प्रकार के हमले बारिश की बूंदों की तरह गिरे। जब भी इलेक्ट्रिक लॉर्ड मुड़कर पलटवार करना चाहता था, ये ज़िवेन उसे लापरवाही से थप्पड़ मार देती थी। उसने अपने पलटवार को तोड़ने के लिए यूनिवर्स क्रिएशन पाम का इस्तेमाल किया और उसे कुछ भी करने में असमर्थ बना दिया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें।
लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। हर बार जब इलेक्ट्रिक लॉर्ड थोड़ी शक्ति इकट्ठा करता और पलटवार करने की कोशिश करता तो ये जीवेन उसे मार गिराता। वह पूरी तरह से हतप्रभ था और ये जीवेन से उसका कोई मुकाबला नहीं था। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक लॉर्ड की चोटें अधिक से अधिक गंभीर होती गईं, ये जीवेन ने धीरे धीरे पहल को समझ लिया और पूरी तरह से बढ़त हासिल कर ली। ये जीवेन के हाथों में इतनी बड़ी बढ़त के साथ यह इलेक्ट्रिक लॉर्ड को पूरी तरह से कुचलने के लिए पर्याप्त था। बैटल थेर्च और अन्य लोगों ने महसूस किया कि उनकी पलकें फड़क रही हैं, क्योंकि उन्होंने लाइटनिंग लॉर्ड के भौतिक शरीर को लगातार विघटित और सुधारते हुए देखा। यह एक दुर्लभ दृश्य था और एक बार नीले चंद्रमा में इसे देख पाना वास्तव में एक अत्यंत दुर्लभ बात थी। इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ये जीवेन के पास इलेक्ट्रिक लॉर्ड को मारने की क्षमता होगी। पहले तो उन्होंने सोचा था कि एक बार इलेक्ट्रिक लॉर्ड के हाथों से बचना बहुत मुश्किल होगा। बाद में उन्होंने इलेक्ट्रिक लॉर्ड को हराने के तरीकों के बारे में सोचा। सबसे पागलपन भरे समय में भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इलेक्ट्रिक लॉर्ड को मार पाएगा। लेकिन अब ये जीवेन ने ये कर दिया था। हर कोई देख सकता था कि इलेक्ट्रिक लॉर्ड को अब कोई उम्मीद नहीं रही। उनके लिए वापसी करना नामुमकिन था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्शल सम्राट ऐसा कर पाएगा। वह वास्तव में प्राचीन काल से नंबर 1 सम्राट है। बटरफ्लाई सॉवरेन चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ये जीवेन और इलेक्ट्रिक लॉर्ड से मिलने से पहले उसने हमेशा सोचा था कि वह नंबर 1 सम्राट है। प्राचीन काल में उनके गुरु थे। वह लगभग एक अभूतपूर्व दायरे में पहुंच गया था और उसके जैसा किसी का भी उल्लेख नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि तथाकथित 10 महान सम्राटों और 10 महान सम्राटों को भी उसके स्वामी ने दबा दिया था। हालांकि ये जीवेन और इलेक्ट्रिक लॉर्ड द्वारा प्रदर्शित ताकत पूरी तरह से एक युद्ध सम्राट से ऊपर थी। अतः इस संबंध में प्रथम कौन था, इस पर बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे यहाँ तक लगा कि वे बूढ़े राक्षस भी जो एकांत में खेती कर रहे थे, ये जीवेन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस स्तर पर जब तक उसने स्वर्गीय मास्टर दायरे में कदम नहीं रखा था, तथाकथित समय लाभ पहले से ही बहुत बहुत छोटा था। जब युद्ध सम्राट ने ये सुना तो वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह जानता था कि यह केवल समय की बात है। ये जीवेन देर सवेर नंबर 1 सम्राट बन जाएंगे। नंबर 1 सम्राट के रूप में उनकी उपाधि केवल एक उपाधि थी जिसे कुछ लोग जानते थे। कई लोग तो इसे पहचान ही नहीं पाए। हालांकि अगर आज की लड़ाई फैलती तो दुनिया में नंबर 1 सम्राट के रूप में ये जीवेन की उपाधि अच्छी तरह से योग्य होती। इसमें कोई झूठ नहीं होगा। ये सौभाग्य की बात है कि इस तरह के पात्र को ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट के शिविर में शामिल किया गया था। अन्यथा वो फॉर्चून डिवाइन राजवंश में प्रवेश करने के लिए ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट के लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाता। उस पल में बैटल थेर्च खुश होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उनके लिए पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के लिए ऐसी असाधारण प्रतिभा को भर्ती करने में सक्षम होना निस्संदेह खुशी के लायक था। ताई संत सम्राट और क्यूई सम्राट ने एक दूसरे पर नजरें डाली। युद्ध सम्राट की तुलना में वे अपने बीच के अंतर को जानते थे। जब तक युद्ध सम्राट की अकाल मृत्यु नहीं हुई, तब तक यह आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि युद्ध सम्राट दिव्य प्रभु क्षेत्र में पहुंच गया। यद्यपि सम्राट लॉर्ड्स ऊंचे अस्तित्व वाले थे जो खरगोश जीवित प्राणियों पर शासन करते थे, फिर भी वे एक साम्राज्य की तुलना में कमतर थे। बस दोनों पक्षों की ताकत की गणना नहीं की जा सकी। इस समय आकाश में बिजली भगवान ने पहले ही अपने मूल शरीर को पूरी तरह से मुक्त कर दिया था। वह अत्यंत विशाल क्रूर जानवर था। बहुत से लोगों ने इसे पहले कभी देखा भी नहीं था, क्योंकि ये दौड़ पहले से ही बहुत दुर्लभ थी और इसकी शुरुआत करने वाले बहुत कम कबीले थे। केवल युद्ध सम्राट, जो अनुभवी और जानकार था, इलेक्ट्रिक लॉर्ड के असली शरीर को मोटे तौर पर पहचान सकता था। वास्तव में बड़ी जनजातियों वाले कुछ सम्राट लॉर्ड्स को छोड़कर बहुत कम लोग कई सम्राट लॉर्ड्स की उत्पत्ति और उनकी मूल जाति के बारे में जानते थे। यदि लोगों को इसके बारे में पता होता तो दूसरों द्वारा उनसे निपटा जा सकता था। सबसे खराब स्थिति में उनकी ताकत और कमजोरियां दूसरों को पता चल जाएंगी।
उस स्थिति में क्या यह मौत को दावत देना नहीं होगा? इसलिए भले ही इलेक्ट्रिक लॉर्ड लंबे समय से प्रसिद्ध थे, हर कोई केवल यही जानता था कि वह एक विदेशी प्राणी थे। उनका मूल शरीर कैसा था, यह अभी भी एक रहस्य था। लेकिन अब उन्हें उसके असली शरीर को देखने का अवसर मिला और उनके दिलों पर आघात की कल्पना की जा सकती थी। हालांकि भले ही वह अपने असली शरीर में बदल गया हो, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। सौभाग्य से यूनिवर्स क्रिएशन पाम के साथ मिश्रित ये ज़िवेन के साधारण हमले ने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया था। उसने कभी इतना भीषण युद्ध नहीं लड़ा था। वास्तव में यह उनका भी पहली बार था जब वे इतने शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे थे। स्वाभाविक रूप से उनके पास कोई अनुभव नहीं था। वह खुद को दुनिया का नंबर 1 विशेषज्ञ मानते थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे इस मामले में हरा सकता है। टकराना। ये ज़िवेन ने थंडर पूल को उड़ते हुए उसके सामने भेजा। उसी समय वह यूनिवर्स क्रिएशन पाम से नीचे गिर गया। एक पल में दुनिया का रंग बदल गया। इलेक्ट्रिक लॉर्ड की सभी सुरक्षा एक पल में टूट गई। वह ये ज़िवेन का मैच नहीं था। इस समय ये ज़िवेन ने यूनिवर्स क्रिएशन पाम को रोक दिया जो नीचे थप्पड़ मार रहा था। फिर वह स्वर्गीय दंड की विशाल आंख की ओर लपका। गड़गड़ाहट। स्वर्गीय दंड की आंख तुरंत गड़गड़ाहट की शक्ति के साथ फूट पड़ी। यह ऐसा था मानो स्वर्ग क्रोधित हो गया हो। यह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे आम लोग नियंत्रित कर सके। स्वर्गीय शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करने का ये तरीका सीधे तौर पर स्वर्ग को अपमानित करना था। वह भारी दबाव कैसे महसूस नहीं कर सका? ये ज़िवेन को नहीं पता था कि इलेक्ट्रिक लॉर्ड ने इस तरह के दबाव पर कैसे काबू पाया। लेकिन उसके लिए इससे अधिक सुविधाजनक कुछ भी नहीं था। उसने बस व्यंग्य किया। फिर उसने अचानक अपना हाथ बंद कर लिया और इलेक्ट्रिक लॉर्ड के शरीर से स्वर्गीय दंड की आंख छीन ली। गर्जन। बिजली भगवान दर्द से चिल्लाए, लेकिन ये बेकार था। ये ज़िवेन अभी भी लगातार अपनी आई ऑफ स्काई पनिशमेंट को हटा रहा था। आई ऑफ स्काई पनिशमेंट का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए उसने पहले से ही अपने शरीर के साथ आई ऑफ स्काई पनिशमेंट को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था। अब यह उसके दर्द का कारण बन गया था और उसके लिए स्वतंत्र रूप से संघर्ष करना असंभव था। इलेक्ट्रिक लॉर्ड ने संघर्ष करने की कोशिश की। उसके शरीर पर लाखों वज्रों की शक्ति भयानक और शक्तिशाली वज्र ड्रैगन में बदल गई जो ये ज़िवेन की ओर झपटे। लेकिन ये ज़िवेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्होंने सीधे अपने दूसरे हाथ से यूनिवर्स क्रिएशन पाम पर थप्पड़ मारा, जिससे इलेक्ट्रिक लॉर्ड का पलटवार पूरी तरह से टूट गया। वह बिल्कुल भी उसके लिए उपयुक्त नहीं था। बहुत जल्द स्वर्गीय दंड की आंख अंततः ये ज़िवेन द्वारा खींच ली गई और उसके हाथ में आ गई। ये ज़िवेन तुरंत गड़गड़ाहट की शक्ति और उसके भीतर स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को महसूस कर सकती थी। इसे लगातार सजाया जा रहा था और यहाँ तक कि कई कानून भी थे जिन्हें इसके भीतर घूमते हुए देखना मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह स्वर्गीय तरीके से संघनित किया गया था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसकी आम लोग बिल्कुल भी कल्पना कर सके। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इलेक्ट्रिक लॉर्ड ये ज़िवेन के साथ मुकाबला करने के लिए स्वर्गीय दंड की आंख पर भरोसा कर सकते थे। इसके अलावा वह स्वर्गीय दंड की आंख पर भरोसा करके भी इस स्तर तक खेती कर सकता था। दहाड़। लानत है तुम। इलेक्ट्रिक लॉर्ड दहाड़ उठा। स्वर्गीय दंड की आंख जिसे उसने भगवान के लिए परिष्कृत किया था, वह जानता है कि ये ज़िवेन ने वास्तव में कितने साल छीन लिए थे। ये ज़िवेन ने तुरंत उसके एक अद्वितीय कौशल और उसके तुरुप के पत्तों में से एक को नष्ट कर दिया था। हालांकि ये ज़िवेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने स्वर्गीय दंड की आंख को अपने हाथ में पकड़ लिया और वास्तव में उसे ये ज़िवेन की आंखों में डालना शुरू कर दिया। उसकी दोहरी पुतलियां भयंकर संघर्ष करने लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोहरी पुतलियां स्वयं एक शक्तिशाली जादुई शक्ति थी और ये ज़िवेन वास्तव में उन्हें बदलने के लिए स्वर्गीय दंड की आंख का उपयोग करना चाहते थे। दूसरे शब्दों में, वह दोहरी पुतलियों को अवशोषित और पचा रहा था। ये हिंसक पलटवार का कारण कैसे नहीं बन सकता? ये ज़िवेन की शोधन गति बेहद तेज थी। स्वर्गीय दंड की आंख को उसकी आंखों में विलीन होने में केवल एक क्षण लगा।
जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह केवल ये देख सका कि उसकी आंखें पूरी तरह से स्वर्गीय दंड की आंख में बदल गई थी। हालांकि मैंने अभी तक इसमें पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है, मैं पहले से ही स्वर्गीय दंड की आंख की शक्ति के एक हिस्से का उपयोग कर सकता हूँ। ये जिवेन ने अपना मुंह खोला और धीरे से कहा। अचानक उसकी आंखों से तेज रोशनी की किरणें फूट पड़ी। कुछ ही समय में उज्ज्वल प्रकाश की ये किरणें पूरी तरह से स्वर्गीय दंड में बदल गईं, और फिर वे बिजली में बदल गईं जिसने आकाश को ढक लिया और बिजली भगवान की ओर विस्फोट कर दिया। ये स्वर्ग की इच्छा थी। ये स्वर्ग की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ये कुछ उस आपदा की तरह था जिसे ये शिवेन ने पहले प्राप्त किया था। ये दुनिया की सभी आपदा शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है और हर बात का पालन कर सकता है। इलेक्ट्रिक लॉर्ड के पास विरोध करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। वह कई बार गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अब उसकी चोटें इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वह भी भयभीत हो गया था। वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रहा था। अगले ही पल वह सीधे ब्लास्ट हो गया। टकराना। इलेक्ट्रिक लॉर्ड का भौतिक शरीर मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो गया। वह बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हुआ, लेकिन वह केवल ये जिवेन को नफरत भरी नजरों से देख सका। उसने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की और उसने दूसरा पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। ये जिवेन ने उसे पूरी तरह से पीटा था और उसका सारा घमंड भी चकनाचूर हो गया था। उसके लिए कोई भी अवास्तविक विचार रखना असंभव था। मार्शल सम्राट, भले ही आप स्वर्गीय दंड की आंख प्राप्त कर लें, आप वास्तव में इसकी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि यह आपकी नहीं है। ये देर सवेर गायब हो जाएगी। इलेक्ट्रिक लॉर्ड ने उग्रता से कहा। वह ये जिवेन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था और ये जिवेन उससे बात करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह अपनी सांस ले सके। उनके जैसे सम्राट भगवान के लिए भले ही यह सिर्फ एक सांस थी, इसका उन पर अतुलनीय रूप से बहुत बड़ा प्रभाव होगा। आप सही कह रहे हैं। अगर मैं स्वर्गीय दंड की आंख को लंबे समय तक बनाए रखना चाहता हूँ, तो मुझे अभी भी आपके लाइटनिंग पूल की आवश्यकता होगी। ये बिल्कुल सही है। ये सब मुझ पर छोड़ दो। ये जिवेन वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से सही था। फिर वह पहुंच गया, एक हाथ से बाहर निकला और लाइटनिंग पूल की दिशा में पकड़ लिया। कुछ ही पल में लाइटनिंग पूल को ये जिवेन ने पकड़ लिया था। हालांकि इलेक्ट्रिक लॉर्ड ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये जिवेन के सामने ये पूरी तरह से बेकार था। जब इलेक्ट्रिक लॉर्ड ने ये देखा तो उसने राहत की सांस ली। उसने अंततः ये जिवेन का ध्यान हटा दिया था, लेकिन उसने देखा कि ये जिवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली। तभी उसके दूसरे हाथ में तलवार आ गई थी। वाह! तलवार की रोशनी आसमान को चीरते हुए सीधे गिरी और बेरहमी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दी। पुच्छी। इलेक्ट्रिक लॉर्ड का भौतिक शरीर और आत्मा एक साथ कट गए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक लॉर्ड नष्ट हो गया था और उसका शरीर छीन लिया गया था। ये जिवेन द्वारा उनकी आई ऑफ स्काई पनिशमेंट को भी पूरी तरह से परिष्कृत किया गया था। इलेक्ट्रिक लॉर्ड के विपरीत, जिसने आई ऑफ स्काई पनिशमेंट को एक जादुई उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था, ये जिवेन ने आई ऑफ स्काई पनिशमेंट को अपने शरीर में एकीकृत कर लिया था। इसने उसी समय उसके शरीर के अंदर आई ऑफ स्काई पनिशमेंट को बनने की अनुमति दी थी। इससे उनकी आंखों को एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई शक्ति और एक प्रकार की मार्शल तकनीक बनाने की अनुमति मिली। उस समय इसे पूरी तरह निखारने के बाद यह उनका एक और तुरुप का इक्का बन जाएगा। इसे समान स्तर के विशेषज्ञों के विरुद्ध अजेय कहा जा सकता है। प्रत्येक सम्राट लॉर्ड के पास ये जिवेन जैसे साधन नहीं थे जो उसके खिलाफ लड़ने के लिए 3000 मार्शल आर्ट अवतारों को एकजुट कर सकते थे। इसके अलावा वह अपने उपयोग के लिए आई ऑफ स्काई पनिशमेंट के माध्यम से कानूनों की शक्ति को भी अवशोषित कर सकता था। ये भी एक उल्लेखनीय तरीका था। इन सभी ने ये जिवेन की नींव और तुरुप के पत्तों को बढ़ा दिया। बेशक अगर वह आई ऑफ स्काई पनिशमेंट को सक्रिय करना चाहता, तो वह निश्चित रूप से बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता।
हालांकि यह उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। किंग लेवल ड्रैगन वेन एक ऐसी संपत्ति थी जो एक साधारण दिव्य भगवान के पास भी नहीं हो सकती थी। अब जब सब कुछ उसके हाथ में था तो उसे डरने की क्या बात थी। फिर ये ज़िवेन ने थंडर पूल को अपने शरीर में समाहित कर लिया और इसे आई ऑफ स्काई पनिशमेंट के पोषण के साधन और स्रोत में बदल दिया। इलेक्ट्रिक लॉर्ड के शरीर से ये ज़िवेन ने बहुत सारे कानून क्रिस्टल की खोज की। लॉ क्रिस्टल की कम से कम 300 इकाइयां थीं। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इलेक्ट्रिक लॉर्ड एक ऐसे बेजोड़ विशेषज्ञ थे। यदि यह कोई और होता तो उसके पास इतने सारे कानून क्रिस्टल नहीं होते। इलेक्ट्रिक लॉर्ड के पास उन सभी का उपयोग करने का समय भी नहीं था। अब इससे ये ज़िवेन को पूरा फायदा हुआ था। इलेक्ट्रिक लॉर्ड के साथ ये लड़ाई बहुत फायदेमंद थी। हालांकि इलेक्ट्रिक लॉर्ड की कुशलताएं उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वह बहुत शक्तिशाली था। वापसी की उम्मीद भी थी। उनकी साधना के स्तर पर एक योग्य प्रतिद्वंद्वी ढूंढना बहुत कठिन कहा जा सकता है। यदि यह एक दिव्य भगवान होता तो ये ज़िवेन अपनी ताकत से उसका मुकाबला नहीं कर पाता। हालांकि यदि यह युद्ध सम्राट की तरह एक साधारण सम्राट लॉर्ड होता तो वह ये ज़िवेन का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाता। इसने इलेक्ट्रिक लॉर्ड जैसे प्रतिद्वंद्वी को बहुत मूल्यवान बना दिया। ऐसी जीवन और मृत्यु की लड़ाई सैकड़ों वर्षों की कड़वी खेती से बेहतर थी। इलेक्ट्रिक लॉर्ड की चीजें एकत्र करने के बाद ये ज़िवेन आकाश से नीचे उड़ गया। वह युद्ध सम्राट के पक्ष में उड़ गया और कहा, आखिरकार यह खत्म हो गया है। इलेक्ट्रिक लॉर्ड और नाइट सम्राट दोनों मारे गए हैं। साथ ही दाववादी बैटल सम्राट, जहां तक मुझे पता है, नाइट सम्राट और इलेक्ट्रिक लॉर्ड दोनों को मारे जाना चाहिए। बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, ये सही है। केवल नाइट एम्परर को मारना पहले से ही एक बड़ी मात्रा में धन है। जहां तक इलेक्ट्रिक मोनार्क की बात है, हम सभी ने सोचा कि वह मर गया है, इसलिए हमने कोई पुरस्कार नहीं रखा। लेकिन जब मैं लौटूंगा तो मैं सब कुछ समझाऊंगा आपके लिए। आपने हमारे फॉर्चून गॉड राजवंश के लिए ऐसे प्रतिद्वंद्वी को खत्म कर दिया है, इसलिए आपको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। युद्ध सम्राट ने कहा। थोड़ा सावधान रहने के अलावा बैटल थेर्च अभी भी अपने कर्तव्य के प्रति बहुत वफादार था। जब बात सही और गलत की आती तो वह कभी पीछे नहीं हटते थे। यह एक ऐसी विधि थी जिसका उपयोग दोनों पक्ष कर सकते थे। यदि बैटल थेर्च को नाइट सम्राट उल्लू जानवर द्वारा पराजित किया गया था, तो नाइट सम्राट बाहरी डोमेन के एक सुपर विशेषज्ञ से पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम होगा। इससे कमजोर कोई नहीं होगा। बैटल थेर्च थोड़ा उत्साहित था। वह कल्पना कर सकता था कि खबर फैलते ही यह कितना चौंकाने वाला होगा। दोनों इलेक्ट्रिक लॉर्ड और नाइट एम्परर सुपर विशेषज्ञ थे जो अनगिनत वर्षों से प्रसिद्ध थे। लेकिन अब वे दोनों ये ज़िवेन के हाथों गिर गए थे। कोई कल्पना कर सकता है कि इससे फॉर्चून गॉड राजवंश के लोगों का मनोबल काफी बढ़ जाएगा। यह अच्छा है। तब मुझे तुम्हें परेशान करना होगा, साथ ही दाववादी युद्ध सम्राट, ये ज़िवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये ऐसी चीजें थी जो उसने प्राप्त की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उन्हें जाने नहीं देगा। यह विशेष रूप से सच था जब दिव्य अग्नि स्वर्गीय पूज्य और आकाश भक्षण करने वाले दानव सम्राट पर दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह कैसे आराम कर सकता था? अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। सृजन का पथ छोड़ने से पहले मुझे अभी भी स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र की सफलता के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त लॉ क्रिस्टल खोजने की जरूरत है। ये ज़िवेन ने कुछ भी नहीं छिपाया और मौके पर ही यह बात कही। इसके विपरीत बैटल थेर्च और बटरफ्लाई सॉवरेन ने एक दूसरे को देखा। ये ज़िवेन की ताकत पहले से ही इतनी अद्भुत थी, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह अभी भी उच्चतर स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था। फिलहाल और कुछ नहीं है, लेकिन कृपया समय पर ध्यान दें। सृजन का मार्ग अधिकतम 3 वर्षों में बंद हो जाएगा, बैटल थेर्च ने कहा। सृजन पथ की दरार स्वाभाविक रूप से कायम नहीं रह सकी। दरार दिखाई देने के बाद फॉर्चून गॉड राजवंश के सुपर विशेषज्ञ प्रकट हुए और इसे बनाए रखा। उन्होंने दरार का अस्तित्व भी बढ़ा दिया।
हालांकि यह अधिक समय तक नहीं चल सका। ज्यादा समय नहीं बचा था। आखिरकार सृजन के पथ पर दरार पड़ने के हर सेकंड में भारी मात्रा में धन की खपत होती थी। केवल फॉर्चून गॉड राजवंश जैसा कोई महान व्यक्ति ही इसे बनाए रख सकता था। इतने देर के समय में सृजन के पौराणिक पथ को खोजना असंभव था। वास्तव में किसी को इसकी परवाह नहीं थी। ज्यादातर लोग अपनी किस्मत आजमाने आए थे। ये बहुत अच्छा होगा यदि उन्होंने इसका सामना किया, लेकिन यदि वे ऐसा नहीं करते तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। मैं समझता हूँ। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया और फिर पलट गई। उसने प्रकाश की किरण पर कदम रखा और इस खंडित दुनिया से गायब हो गया। इस व्यक्ति का भविष्य असीमित है। उसके लिए स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश करना कठिन नहीं होगा। ताई ये ऋषि सम्राट ने ये ज़िवेन को काफी देर तक जाते हुए देखकर आह भरी। पहले जो कुछ भी हुआ था वह उसके लिए एक सपने जैसा था। जीवन से मृत्यु की ओर और मृत्यु से पुनः जीवन की ओर। यह ऐसा था मानो वह नरक के द्वार से होकर गुजरा हो और यही लगभग मर गया हो। उसका हृदय और भी अधिक अंतर्दृष्टि से भर गया। ये सब नहीं है। अपनी ताकत के साथ उसे भविष्य में उस महान क्षेत्र तक पहुंचने का मौका मिल सकता है, क्यूई सम्राट ने कहा। हालांकि एकमात्र समस्या यह है कि यद्यपि वह बहुत मजबूत है, जहां तक मुझे पता है उसने स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा को नाराज कर दिया है। मुझे डर है कि वह इससे बच नहीं पाएगा। स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव राजा वह लंबे समय से बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत आश्वस्त है। एक बार जब स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव राजा सफल हो जाता है और स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव राजा बन जाता है, तो वह उसे कैसे जाने दे सकता है। मुझे डर है कि वह बड़ा होने से पहले ही मर जाएगा। यह अफसोस की बात है कि इतना अच्छा अंकुर स्वर्ग को निगलने वाले दानव राजा के हाथों गिर जाएगा। बैटल थेर्ज कहने से खुद को नहीं रोक सका। उसे लगा कि यह अफसोस की बात है। यह अफसोस की बात है कि सभी स्वर्गीय पूज्य तारों से भरे आकाश की गहराई में खेती कर रहे हैं। अन्यथा मैं पूर्वी स्वर्गीय पूज्य की तलाश कर सकता था और उसके लिए जीवित रहने का मौका मांग सकता था। बैटल सम्राट के शब्दों ने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। फॉर्चून गॉड राजवंश के स्वर्गीय आदरणीय लोग फॉर्चून गॉड राजवंश में खेती नहीं कर रहे थे। हालांकि स्वर्गीय आदरणीय बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुए। साफ था कि उन्हें इस मामले की जानकारी पहले से ही थी। अगर शुरुआत में उन्हें इसके बारे में पता नहीं होता, तो जैसे जैसे समय बीतता, सबसे गोपनीय जानकारी भी धीरे धीरे लीक हो जाती। इसके अलावा स्वर्गीय पूज्यों का इसे गुप्त रखने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार, हालांकि स्वर्गीय पूज्य फॉर्चून गॉड राजवंश में नहीं थे और तारों वाले आकाश की गहराई में खेती कर रहे थे, वे अभी तक गिरे नहीं थे। जब तक वे वहां थे, फॉर्चून गॉड राजवंश माउंट ताई की तरह स्थिर रहेगा। उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। युद्ध सम्राट ने कहा, ये सब व्यक्ति के भाग्य पर निर्भर करता है। मुझे नहीं लगता कि वह इस आपदा से बच सकता है। ऐसा नहीं लगता कि वह कम उम्र में ही मर जाएगा। उसके दिल में उन्होंने फॉर्चून गॉड राजवंश की प्रतिभाओं को संजोया। हालांकि उसके लिए ये ज़िवेन के लिए स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट के खिलाफ जाना असंभव था। एक बार जब स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट ने स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में कदम रखा और महान स्वर्ग भक्षण दानव सम्राट बन गया, तो कोई भी उसे रोक नहीं सका। एक स्वर्गीय पूज्य और एक शिखर सम्राट भगवान के बीच का अंतर केवल आधे दायरे का था। हालांकि स्थिति में जमीन आसमान जैसा अंतर था। ये ज़िवेन को नहीं पता था कि हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था। वह पहले ही इस अत्यंत क्षतिग्रस्त दुनिया को छोड़ चुका था। उसके और इलेक्ट्रिक लॉर्ड के बीच लड़ाई के बाद पूरा स्थान लगभग अराजकता में बिखर गया था। उसे नहीं पता था कि इसे ठीक होने में कितना समय लगेगा। वे दोनों बहुत ताकतवर थे। वे पहले से ही स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र के आधे रास्ते पर थे। हालांकि वे दोनों अभी भी अजेय अस्तित्व से बहुत दूर थे, जो इतने बड़े युद्ध क्षेत्र को यहाँ छोड़ सकते थे। अभी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम पर्याप्त लॉ क्रिस्टल्स और पर्याप्त मार्शल विल ढूंढना था।
फिर वह इन मार्शल वसीयतों को अपनी वेदी में संग्रहित करेगा, जिसे वह भविष्य में स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट से निपटने के लिए तैयार करेगा। हालांकि उसके लिए थोड़े समय में स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में कदम रखना मुश्किल होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कुछ नहीं करेगा। ये ज़िवेन ने ये सोचते हुए टूटी हुई जगहों के बीच आगे पीछे उड़ान भरी। वह लॉ क्रिस्टल्स की तलाश में था। हालांकि उन्होंने पाया कि सभी स्थानों में लॉ क्रिस्टल्स का अस्तित्व नहीं था। वास्तव में कई स्थानों पर लॉ क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं थे। इसके अलावा कई स्थान जहां लॉ क्रिस्टल थे, उन्हें पहले ही यहां आए सम्राटों द्वारा लूट लिया गया था। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो देर सबेर क्रिस्टल वैली पूरी तरह से वीरान हो जाएगी, क्योंकि वहां कोई लॉ क्रिस्टल नहीं मिलेंगे। दिन ब दिन समय बीतता गया। पलक झपकते ही 1 और साल बीत गया। इस दौरान ये ज़िवेन में ज्यादा बदलाव नहीं आया। उन्होंने एक ही समय में अन्वेषण और खेती करना जारी रखा। 1 वर्ष से अधिक की इस अवधि के दौरान ये ज़िवेन ने लॉ क्रिस्टल की 50 इकाइयों की खोज की थी। उसकी फसल छोटी नहीं थी। हालांकि उन्होंने स्वर्गीय आदरणीय के सिद्धांतों को समझने के लिए 300 यूनिट लॉ क्रिस्टल का उपयोग किया था। इसलिए 1 वर्ष से अधिक की इस अवधि में उन्होंने 200 से अधिक कानून क्रिस्टल खो दिए थे। इन लॉ क्रिस्टल्स की खपत पर भरोसा करते हुए वह स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र के और करीब आ रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी भी समय स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। हालांकि वहां एक पतली झिल्ली थी जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। इसने उसे पीक एम्परर लॉर्ड स्तर पर अटकाए रखा और स्वर्गीय श्रद्धेय क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ रहा। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी उनकी शक्तियां काफी बढ़ गई थी। न केवल उसकी शक्तियां बढ़ गई थी, बल्कि उसने लाइटनिंग पूल को भी पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था। वर्तमान में उन्हें दूसरा इलेक्ट्रोलक्स लॉर्ड कहा जा सकता है। बिजली के नियमों को नियंत्रित करने की शक्ति के मामले में वह इलेक्ट्रोलक्स लॉर्ड से बिल्कुल भी कमतर नहीं था। उन्होंने स्वर्गीय क्लेश की आंख पर भी पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था और इसे अपने उपयोग के लिए परिष्कृत किया था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।